फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो 1993 से टॉक्स और एग्रीमेंट्स जो है वो विटनेस कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन नहीं कर पाया है। तो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल इशूज़ है एशिया का, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन करने में। तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर नेगोशिएशंस पीएम राजीव गांधी के टाइम से शुरू हुए थे, जब 1988 में उन्होंने विजिट किया था बीजिंग में। उसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस हुए, उससे प्रोसेस थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज़ किया कि एक पीसफुल एंगेजमेंट होनी चाहिए। 6 राउंड्स ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हुई 1988 से लेकर 1993 के बीच में, और इवन मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट भी शुरू हुआ, रिजम्पशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड हुआ, और फिर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर 1992 में विजिट किए बीजिंग, और जिसकी वजह से कॉपरेशन और बढ़ा। लेकिन सितंबर 1993 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने बीजिंग में जब विजिट किया तो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में जो कि 9 आर्टिकल एग्रीमेंट था, बोथ कंट्रीज़ ने कमिट किया कि पीसफुल कंसल्टेशन होगी और नॉन यूज़ ऑफ फोर्स होगी। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि वो एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे, विड्रॉ करेंगे अगर उनको कॉशन किया जाएगा। मिनिमल ट्रूप डिप्लॉयमेंट होगी, फोर्सेस की रिडक्शन होगी, और स्टेटस को मेंटेन करके कॉपरेशन प्रमोट करेंगे। 1996 का जो एग्रीमेंट था, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के विजिट पर हुआ इंडिया में, उसमें एक डिटेल्ड मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो आउटलाइन किए गए कि कैसे डिप्लॉयमेंट को हम लिमिट करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है सीलिंग ऑफ फोर्सेस पर हुआ। अब इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती थी कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने एलएसी के ऊपर। तो 2000 से लेकर 2002 के बीच में इंडिया चाइना ने मैप्स एक्सचेंज किए सेंट्रल और वेस्टर्न सेक्टर्स में, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली कोलैप्स हो गया, क्योंकि बोथ साइड्स ने अपन एक दूसरे की मैक्सिमलिस्ट क्लेम्स को जो है वो रिजेक्ट किया। डिस्प्यूट्स खासकर देपसांग, पैंगोंग सो, डेमचौक, चुमार, ये वाले एरियाज़ पर ज़्यादा हुए। और आपको याद होगा कि 2020 का जो गलवान वैली क्लैश था वो भी इन्हीं एरियाज़ पर ज़्यादा हुआ। तो सेंट्रल इशू ये है कि ना तो इंडिया ना ही चाइना चाहता है कि कोई भी ग्राउंड जो है स्ट्रेटजिकली सेंसिटिव एरियाज़ का वो एक दूसरे को कंसीड करे। चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के एडवांटेज है, रोड्स, लॉजिस्टिक्स है तिब्बत में। इंडिया के जो है डिफ़िकल्ट टेरेन है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। तो इस इम्बैलेंस से नेगोशिएशंस और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। दोनों आर्मीज़ जो हैं वो पेट्रोल करती हैं अपने अपने परसीव्ड लाइंस पर, तो कोई कॉमन डेफिनेशन अभी तक नहीं है। ठीक है, 1993 और 1996 के एग्रीमेंट जो है वो टेम्पररी उन्होंने टेंशन रिड्यूस तो किया, लेकिन जो कोर इशू है कि एलएसी को तो डिफाइन करो, वो अभी तक जो है नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बॉर्डर वॉलेटाइल रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया जेनरिक मेडिसिन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फार्मा सेक्टर जो है, जो कि हैविली रिलायंट है यूएस को एक्सपोर्ट्स पर, तो और 31% ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में ही जाते हैं, और हाफ ऑफ इट्स जेनरिक जो है यूएस है वो इंडिया से ही अपने प्रोक्योर करता है। उसमें सीरियस कंसर्न्स आ रहे हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल यूएस सेक्टर स्पेसिफिक ड्यूटीज़। तो ग्लोबल जेनरिक मार्केट जो है 614 बिलियन पहुंचने वाली है 2030 में, और ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस जो है वो यूएस के साथ वो इसलिए क्रूशल बन जाते हैं इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री के लिए। इंडिया लगभग 20% ऑफ ऑल जेनरिक ड्रग्स जो है वो ग्लोबल सप्लाई में देता है, इसलिए इसको हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अफोर्डेबल मेडिसिन जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है, और इंडियन जेनरिक्स जो है वो ऑलरेडी डोमिनेट करती हैं यूएस की प्रिस्क्रिप्शंस में, और 90% जो है इंडियन जेनरिक्स ही डोमिनेट कर रही हैं डायबिटीज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कैंसर जैसी मेडिसिन में। यूएस हेल्थ केयर सिस्टम ने $219 बिलियन सिर्फ 2022 में ही बचाए हैं इंडिया से जो है अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन लेकर। तो यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट, लगभग हाफ ऑफ इट्स जेनरिक्स जो है वो इंडिया से ही अपने प्रोक्योर करता है। तो आउटकम जो इंडिया के और यूएस के ट्रेड डील की होगी वो क्रिटिकल होगी इसलिए इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए। तो कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इंडिया को अपने फार्मास्यूटिकल स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहिए बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस में। ठीक है, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मेन कंसर्न है हाई ड्रग प्राइसेस यूएस में, लेकिन इंडिया का आईपी रजीम को भी वो चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइसिंग की तरफ मूव करें हम, और उससे जो है ड्रग प्राइसेस कम हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर आईपी प्रोटेक्शंस भी चाहते हैं। तो जिससे क्या होगा कि ड्रग कॉस्ट बढ़ जाएंगी, और जेनरिक एंट्री जो है जेनरिक जो जेनरिक मेडिसिन हैं
उनको जो है डिले देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट्स में। यूएस डिमांड कर रहा है एक्सटेंडेड पेटेंट एक्सक्लूसिविटी और स्ट्रिक्टर डेटा प्रोटेक्शन। इंडिया ने अभी तक इसको जो है वो रेजिस्ट किया है। इंडिया जो है वो कंसेशंस देने को तैयार तो है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ जेनरिक्स एट 20 to 25% ऑफ ब्रांडेड प्राइजेस फॉर 3 years आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी। लेकिन ये जो है एक्सेप्ट किया जाएगा यूएस में या नहीं, ये भी देखने की बात है। तो इंडिया को एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच से आगे बढ़ना होगा अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में। और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस कह रहा है कि इंपोर्ट टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाए यूएस फार्मा प्रोडक्ट्स पर, ज़ीरो लेवल पर लेकर जाया जाए इंडिया में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो टैरिफ्स लगा चुके हैं इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स पर भी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया को अपने फार्मा या इंडियन जेनरिक्स को ग्लोबल पब्लिक गुड को हाईलाइट करना चाहिए और अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो जॉइंट वेंचर्स भी ऑफर करो फार्मा सेक्टर में, तो जिससे जो है ट्रेड डायनामिक इंडिया के फेवर में आ जाएगा। इंडिया अपनी जो है फार्मा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड द यूएस भी डाइवर्सिफाई करे। इंडिया जो है प्राइस रिडक्शन जो है जेनरिक्स जो कि सप्लाई किए जाते हैं यूएस को, उस पर अगर प्राइस रिडक्शंस करनी है तो डिमांड करे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, वॉलंटरी लाइसेंसिंग की और कोलैबोरेटिव R&D की। इसमें इंडिया यूएस ट्रस्ट नाम का जो इनिशिएटिव है वो हेल्प कर सकता है, जिसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेटिव पार्टनरशिप्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ किया है अपडेटेड एडिशंस ऑफ मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ये बेसिकली एक तरह से रजिस्टर है मिनिमम मेडिसिन नीड्स फॉर एवरी हेल्थ केयर सिस्टम का। अपडेट किया जाता है इसे हर 2 साल में बाय एक्सपर्ट कमेटी ऑन सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कि EML बनाया था वो तंजानिया थी 1970 में। WHO सिलेक्ट करता है एसेंशियल मेडिसिन बेस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस, एविडेंस ऑफ बेनिफिट्स एंड हार्म्स। लिस्ट को बनाया जाता है विद कंसिडरेशन टू डिसीज प्रेवलेंस, एफिकेसी, सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन। ओके, ये मेडिसिन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए एडिक्वेट अमाउंट्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MTCR। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो यूनिलैटरली रीइंटरप्रेट कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एग्रीमेंट को, जो कि 1987 में साइन किया गया था, ताकि वो रीपर स्टाइल सोफिस्टिकेटेड वेपनरी बेच सकें, मिलिट्री ड्रोन्स बेच सकें, ठीक है। तो ये MTCR क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर जो हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाते हैं मिसाइल्स पर, जो कि डिलीवर कर सकते हैं न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स एज वेल एज रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो इसको 1987 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US ने बनाया था, ताकि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को कंट्रोल किया जा सके। 1993 में ग्रुप ने अपने इस मैंडेट को ब्रॉड करके केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को भी, वेपन्स रिलेटेड मिसाइल्स को भी कवर कर लिया। अभी इसमें 35 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है 2016 से। मेंबर स्टेट जो इसके MTCR के हैं वो वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाते हैं ऑन मिसाइल्स। तो 2 तरह के इसमें कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 मतलब जो स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड है, खासकर जो जिनकी 500 किलोग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा या इससे ज़्यादा की जो वॉरहेड कैपेबिलिटी है और 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो जिसकी रेंज है, वो सब स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड हैं इसमें। फिर जो कैटेगरी 2 आइटम्स हैं वो मेंबर्स के डिस्क्रिप्शन पर जो है वो छोड़ा गया है, जो कि लेस सेंसिटिव माना गया है, जिसमें कि प्रोपल्शन लॉन्च सिस्टम्स आते हैं, मिसाइल सिस्टम्स आते हैं जिनकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है, जितना मर्जी पेलोड हो, ठीक है। एग्रीमेंट कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो मेंबर स्टेट्स बायलैटरली कंसल्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर MTCR की एनुअल पॉलिसी लेवल प्लेनरी मीटिंग में भी जो है डिसाइड किया जाता है। कोई लीगल रिपरकशंस तो नहीं होते, लेकिन US गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया हुआ है जिसमें कि सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि अगर कोई MTCR के एग्रीमेंट को वॉलेट करता है तो MTCR को ज्वाइन करने से जो है इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती है और दिखता है कि कंट्री जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेड सी। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अंडर सी केबल कट्स हुए हैं रेड सी में, जिसकी वजह से इंटरनेट एक्सेस जो है सफ़र हुआ है एशिया और मिडल ईस्ट में। रेड सी एक सेमी एनक्लोज इनलेट है इंडियन ओशन का बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। कनेक्टेड है ये अरेबियन सीज और इंडियन ओशन से टू द साउथ थ्रू द गल्फ ऑफ एडन एंड नैरो स्ट्रेट ऑफ बेबल मंडाब।
तो ये नोन है अपने हॉट और सॉल्टी वाटर्स के लिए, क्रूशल मैरीटाइम राउट है ये बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये इसका जो रेड सी का यूनिक कलर है वो बिकॉज ऑफ एल्गिल ब्लूम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोटिफिएबल डिसीज, टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एमिनेंट न्यूयॉर्क बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट ने वेलकम किया है रीसेंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन को कि कैंसर को एक नोटिफिएबल डिसीज इंडिया में डिक्लेयर किया जाए। तो नोटिफिएबल डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि वो रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट की जाए वो डिसीज़। तो फिर अथॉरिटीज़ जो है वो मॉनिटर कर सकती हैं उस डिसीज़ को, अर्ली वार्निंग दे सकती हैं पॉसिबल आउटब्रेक्स की। क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे कि अगर वो नेशनल या इंटरनेशनल रेगुलेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट इंसिडेंट्स उसका बढ़ रहे हैं, सिवेरिटी है, कम्युनिकेबिलिटी है उसकी, इंटरनेशनल स्प्रेड का रिस्क है, ठीक है। तो डिसीज़ेज़ जो ज़्यादा सीरियस मैनेज हो सकती हैं पब्लिक हेल्थ को, उनको लिस्ट ऑफ नोटिफेबल डिसीज़ेज़ में डाला जाता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और जो लैब्स हैं फिर उनको नोटिफाई करना होता है लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को इन केस ऑफ नोटिफाइड डिसीज़ेज़। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिटर्मिन करने के लिए कि कौन से डिसीज़ेज़ जो हैं वो रिपोर्ट की जाएंगी मेडिकल ऑफिसर को इन दैट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पावगढ़ कालिका माता टेम्पल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 लोग जो है उनके केबल वायर ऑफ रोपवे जो ज़रूरी था, जो 6 पीपल जो है वो उनके वो किल हुए हैं जब केबल वायर ऑफ रोपवे जो कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए जाती थी कालिका माता टेम्पल पर, वो स्नैप हुई है। तो पावगढ़ कालिका माता टेम्पल जो है हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, पिलग्रिम सेंटर है एट द समिट ऑफ पावगढ़ हिल इन गुजरात। प्रिजाइडिंग डीटी यहाँ की माँ काली है, वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ है ये इंडिया में। टेम्पल जो है बिलीव किया जाता है कि ये लगभग 1000 साल पुराना है। इसमें पैट्रोनेज और रेनोवेशंस देखी गई हैं सोलंकी राजपूत डायनेस्टी के टाइम पर। और ये चांपनर पावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क भी यहाँ पर है और जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 2004। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 लोगों के जो है इंजर्ड होने की खबर आई है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। 850 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर स्कीम है लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर। और पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली कहता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करता है, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India-China border dispute. This topic is important for your international relations. So India-China border dispute, after decades of talks and agreements since 1993, has failed to define the line of actual control. So this is the core of the issue, that the LAC remains undefined until now. Despite the fact that India-China border negotiations gained a momentum after Rajiv Gandhi's 1988 visit to Beijing, subsequent political changes slowed the progress, but both sides recognized the necessity of peaceful engagement. 6 rounds of joint working group meetings were held between 1988 to 1993, and they laid the groundwork for military-to-military engagement and resumption of border trade. In 1993, Prime Minister P.V. Narasimha Rao's visit to Beijing resulted in border and peace and tranquility agreement, which was a 9-article agreement which committed both sides to peaceful consultation and non-use of force. Both sides tried under this agreement, both sides were to refrain from crossing the LAC and withdraw if caution, minimal troop deployment along the border, reduction of forces. So basically, it frees the status quo and promoted cooperation. In 1996, an agreement was signed during Chinese President's visit to India, which introduced detailed military confidence building measures like limits on the deployment of military personnel or heavy weaponry, restriction on military exercises, mutual agreement on ceilings for forces. But the successful implementation depended on a common understanding of the LAC's alignment. Between 2000 and 2002, both sides started exchanging maps of the central and western sectors. However, the process collapsed almost immediately when both sides rejected the maximalist claims presented by both sides. Okay, so disputes have persisted over areas like Depsang, Pangong So, Demchok, Chumar. So even you can see that the 2020 Galwan Valley clash happened in these in same disputed areas. So central issue is that neither India or North China is willing to concede ground in strategically sensitive areas. China's infrastructure advantage, roads and logistics in Tibet, is contrasted with India's more difficult terrain in Ladakh and Arunachal Pradesh. So both armies continue to patrol up to their perceived lines. While the 1993 and 1996 agreements temporarily reduced tensions, the failure to resolve the core issue of defining the LAC has kept the border volatile. Okay.
So the next topic is India's generic medicines. This topic is important for our economy section. So India's pharma sector, which is heavily reliant on the US, accounts for almost 31% of its exports and sources nearly half of its generics from India. It is facing serious concerns over potential US sector specific duties. So the global generic market is projected to reach about $614 billion by 2030. So ongoing trade negotiations with US are crucial for this industry's future. So India supplies about 20% of all generic drugs to the world, and that's why it's known as the pharmacy of the world. It produces affordable versions of brand name medicines. Indian generics already dominate US prescriptions, accounting for almost 90% in areas like diabetes, anxiety, depression, and cancer. So this has saved the US healthcare system $219 billion in 2022 alone. US is India's largest pharmaceutical export market, and it sources nearly half of its generics from India. So India, therefore, is being asked that it should use its pharmaceutical strength in bilateral trade negotiations and position Indian generics as a global public good. But the Trump administration's main concern is not just high drug prices, but also India's intellectual property regime. So they are saying that we should move towards international reference pricing to cut drug prices, but they are also seeking stronger IPR protections for the big pharma monopoly. Okay. India has resisted such norms. India is prepared to make concessions, but the Trump administration is resisting that. Okay, so therefore it is being advised that we must move beyond a transactional approach. Indian Pharmaceutical Alliance is willing to cut U.S. pharma products import tariffs to zero. President Trump has imposed tariffs on India, we all know. By highlighting that Indian generics are global public good, India can strengthen its bargaining power. It can even offer joint ventures in the pharma sector, which could recalibrate the trade dynamic in India's favor. India, if the things go south, then India must diversify pharma trade and investment beyond the US. India should also link price reductions to generics supplied to the US with demands for technology transfer, voluntary licensing, and collaborative R&D. Okay. So the next topic is WHO model list of essential medicines. This topic is important for your governance section. So WHO has released updated editions of its model list of essential medicines. So it acts like a register of minimum medicine needs for every healthcare system. It is updated every 2 years. The first country in the world to compose its EML was Tanzania in 1970. So WHO selects essential medicines based on public health relevance, evidence of benefits and harms. The list is made with consideration to disease prevalence, efficacy, safety, and comparative cost effectiveness of these medicines. Okay. So the next topic is missile technology control regime. This topic is important for your international relations. US president is expected to unilaterally reinterpret the MTCR agreement to sell the sophisticated Reaper style and other advanced military drones abroad. So this MTCR is an intergovernmental organization whose members implement voluntary export control on missiles capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons, as well as related technology. It was founded in 1987 by Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US to control the spread of nuclear-capable missiles and technology. In 1993, the group broadened its focus to include chemical and biological weapon capable missiles. Currently, there are 35 countries who are members. India joined as a member in 2016. Member states of the regime agreed to impose export control on missiles. First is the Category 1, which are strictly controlled, and these contains items which are the missiles which are capable of delivering a warhead weighing 500 kilograms or more to ranges exceeding 300 kilometers. Member countries have more discretion on Category 2 items which are considered less sensitive, such as propulsion and launch components, missile systems with a range of at least 300 kilometers no matter the payload. Okay, so the agreement has no legally binding provisions, but in case of disagreements, the annual policy level plenary meeting of MTCR handles these issues. And because there are no legal repercussions for breaking the adopted standards of the MTCR, US has passed a legislation allowing for introducing of sanctions against any nations which export items which are restricted by MTCR agreement. Okay.
So the next topic is Red Sea. This topic is important for international relations. So recently, undersea cable cuts in the Red Sea disrupted internet access in parts of Asia and Middle East. Red Sea is a semi-enclosed inlet of Indian Ocean between Africa and Asia. It is connected to the Arabian and Indian Ocean to the south through the Gulf of Aden and the narrow Strait of Bab el-Mandeb. It is known for its hot and salty waters, and it is crucial for maritime trade route between Europe and Asia. The Red Sea's unique color changes are due to the algal blooms. So the next topic is notifiable disease. This topic is important for your social issues. An eminent New York-based oncologist has welcomed a recent parliamentary committee recommendation to declare cancer a notifiable disease in India. So a notifiable disease is basically any disease which is required by law to be reported to the government authorities. It allows the authorities to monitor the disease and provides early warning of possible outbreaks. So the criteria for declaring a disease as notifiable may be if it is of interest of national or international regulations or control programs, its severity, communicability, significant risk of international spread, socioeconomic cost of its cases. Okay, so in other words, the diseases which are considered to be serious menaces to public health are included in the list of notifiable diseases. Medical practitioners and labs are required to then notify the local health department in case of notified diseases. Okay. So the next topic is Pavagadh Kalika Mata Temple. This topic is important for our art and culture section. 6 persons were killed recently after the cable wire of a ropeway meant for material transport to the Kalika Mata temple snapped. So Pavagadh Kalika Mata complex is a Hindu temple complex and pilgrim center at the summit of Pavagadh Hill in Gujarat. The presiding deity is Ma Kali. It is one of the 51 Shakti Peeth in India. It is believed to be over 1000 years old. It saw patronage and renovations under the Solanki Rajput dynasty. This temple is part of the Champaner Pavagadh Archaeological Park, which was declared a UNESCO World Heritage Site in 2004. Okay. So the next topic is Ratle Hydroelectric Project. This topic is important for economy section. So 5 persons were injured when a landslide struck the vital Ratle Hydroelectric Project in Kishtwar recently. So this hydroelectric power plant is under construction in Kishtwar district of Jammu Kashmir. It is an 850 megawatt run-of-the-river scheme located on Chenab River. So Pakistan has frequently alleged that this project violates the Indus Water Treaty of 1960. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.